मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उसमें बताया कि सेल क्या होता है। सेल बताने के बाद उस सेकंड में हमने सेल बताया, इन सेल थ्योरी बता दिया। सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? तो जैसे सेल होता है तो हमने बताया कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है सेल होता है। उसके बाद अब सेकंड हम बताए थे सेल अथा सेल डिस्कॉर्ड। सेल डिस्कॉर्ड करने वाले फर्स्ट सेल बताने वाले थे अथा एंटवान लीवेनहॉक, जो स्पर्म में देखे थे। और सेल उसके बाद मैंने देखा न्यूक्लियस के डिस्कॉर्ड करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। फिर थर्ड देखे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कॉर्ड करने वाले एंटवान लीवेनहॉक थे। सॉरी मैक्स नॉल एंड रस्का थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कॉर्ड करने वाले। अब थर्ड उसके बाद हमने बताया सेल थ्योरी गिवन बाय शिल्डन एंड स्वान दिए थे। तो मैंने फिर ये देखा शिल्डन क्या किया। शिल्डन ने बताया कि जो सेल होता है कंपोस्ट प्लांट सेल कंपोस्ट ऑफ द जो प्लांट होता है कंपोस्ट ऑफ द सेल, मतलब जो प्लांट होता है सेल द्वारा बना होता है। उसके बाद फिर सेकेंड है उसने स्वान ने उन्हें बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एराइज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता इन एनिमल सेल और सेल वॉल इन प्लांट सेल स्वान ने बताया। और जो स्वान थे 1839 में और ये ब्रिटिश थे, और जो चिल्ड्रेन थे 1838 में ये जर्मनी के थे। और जो भी चिल्ड्रेन थे इन्होंने बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो और लेकिन ये दोनों लोग मतलब चिल्ड्रेन एंड स्वान ने ये नहीं कंफर्म बता पाए कि न्यू सेल कैसे बनता है, कैसे एराइज होता है। तो इसलिए इसको इस थ्योरी को हाइपोथेटिकल कहा गया, क्योंकि ये बता ही नहीं पाए कि सेल कैसे न्यू सेल कैसे एराइज होता। तो फिर नया साइंटिस्ट आया आर वर्चव। जब आर वर्चव आए इन्होंने क्या बताया कि रोडाल्फ वर्चव, तो रोडाल्फ वर्चव ने इन्हें बता दिया कि जो न्यू सेल होता है वो कैसे अरेंज होता है। तो उन्होंने बताया प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब ओमनी सेलुलर यूसेलुलर, एक सेल दूसरे सेल पे अराइज होते हैं। ये रोडाल्फ वर्चव, इनके दो कंक्लूजन थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल पहला था, और दूसरा था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रोडाल्फ वर्चव ने बता दिया। अब आज हम नया हेडिंग चालू करते हैं जिसे बोलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। अब ये हमारा नया है कि ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले हमें किसी चीज को लेना पड़े। जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने दो चीजें ले लिया। फर्स्ट लिया कि हमने ओनियन सेल ले लिया, और सेकंड क्या लिया, सेकंड लिया ह्यूमन सेल। तो दो सेल ले लिया, एक ओनियन सेल और ह्यूमन सेल। और फिर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें। जब माइक्रोस्कोप से देखें तो इसका जो ओनियन सेल का आउटर वॉल था वो सेल वॉल था, और जो इनर था वो था सेल मेम्ब्रेन। तो जब इसको हम ओनियन सेल को देखा तो उसमें माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा तो जो आउटर था वो क्या था, सेल वॉल था, जो इनर था वो था सेल मेम्ब्रेन था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिर हम ह्यूमन सेल, जब इसका स्ट्रक्चर देखे, फिर ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर देखे। तो ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर देखे, जो आउटर मेम्ब्रेन था वो डेलिमेटिंग मेम्ब्रेन था। जो आउटर मेम्ब्रेन था वो क्या था, डेलिमेटिंग। तो इसको बोल डेलिमेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ह्यूमन सेल में जब इनर मेम्ब्रेन देखा तो उसमें देखा कि डेंस मेम्ब्रेन इन
डेंस मेम्ब्रेन होता है, मतलब तो जब इनर मैंने देखा, आउटर था तो डेलिमेंटिंग होता है, डेलिमेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इनर देखा तो उसमें क्या था, एक डेंस मेम्ब्रेन था, डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फिर ह्यूमन सेल था, ह्यूमन सेल को जब आउटर वाल देखे, सॉरी कोई आ गया, तो जो ह्यूमन सेल था, तो जब हमने ह्यूमन सेल पर माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किए, तो जो आउटर मेम्ब्रेन था डेलिमेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल था, और जब इनर देखे तो इनर मेम्ब्रेन जब देखे, इनर मेम्ब्रेन जब देखे तो उसमें क्या कहा था, डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या होता, न्यूक्लियस। तो जब हम इनर देखे तो उसमें वहां पे एक डेंस मेम्ब्रेन था, जिसके जो न्यूक्लियस था, जिसके डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस पाया गया। ये होता है, हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तब ये हमें दिखा। फिर उसके बाद क्या था, जो डेंस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस था, तो अब हमारे दो के, एक प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो जो डेंस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस था वो प्रोकैरियोटिक में, फिर उसमें हमने देखा तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, डेंस में मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था। और जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट था, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट था। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट था और यूकैरियोटिक में एब्सेंट था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक नॉन मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक चीज और होता है जो वो दोनों में पाया जाता है, फ्लूइड होता है, जिसे सेमी फ्लूइड बोलते हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। अब उसके बाद एक आता है नॉन मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है दोनों में होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। और उसके बाद आता है कि अब जितने, ये हो गया नॉन मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर राइबोसोम, जो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। फिर अगला हमारा आता है कि कुछ ऐसे होते हैं मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर वाले प्रोकैरियोटिक में पाया ही नहीं जाता। तो जिस प्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होते हैं उससे बोलते हैं ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स, तो जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उसे ऑर्गेनल, और जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरई हो गया, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सेकंड हो गया गोल्गी बॉडी, और थर्ड हो गया लाइसोसोम, फिर वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडी। जितने भी ये सब होते हैं एक प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। लेकिन जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न कि सेल पे। मेम्ब्रेन के मतलब मेम्ब्रेन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में राइबोसोम। लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि केवल साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। 2 ऐसे ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। जैसे फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट और सेकेंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें दोनों में 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो 2 ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 70S राइबोसोम होता है और बाकी तक मैक्सिमम जो राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन इसके ऑर्गेनल में होते हैं 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक चीज आता है, ये ऑर्गेनल्स हो गया। उसके बाद आता है क्या कहते हैं एनिमल। एक एनिमल सेल होता है जो प्लांट में एब्सेंट होता है। हाँ, तो एक एनिमल सेल होता है जो प्लांट एनिमल सेल में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो होता है सेल डिवीजन हेल्प करता है सेल डिवीजन में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल होता है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, हेल्प करता है सेल डिवीजन। एनिमल सेल होता है जो एनिमल सेंट्रियोल होता है एनिमल सेल में पाया जाता है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अरे यार सॉरी गलती हो गया सॉरी यार। तो हाँ, तो एक चीज होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस, सॉरी उसको कट कर ही देते हैं। फिर जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, एक एनिमल सेल में होता है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस। एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, हमने सेंट्रियोल बता दिया, सॉरी सेंट्रोसोम होता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और नॉन मेम्ब्रेनस होता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू होता है आउटर था, ओवरव्यू में होता है जैसे हमारा, अब फिर मैंने क्या लिया, एनिमल सेल लिया, ओनियन लिया, एनिमल सेल लिया, ह्यूमन सेल लेकर उस पे माइक्रोस्कोप द्वारा हमने देखा कि जो ओनियन सेल में देखा तो उसका आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल का था और इनर था सेल मेम्ब्रेन का। जब ह्यूमन का देखा आउटर मेम्ब्रेन डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल था और जो इनर था वो का था डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस था। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इतना देखने बाद फिर हमने देखा कि जो क्या कहते हैं, हाँ एक नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। इसे तो बाद में देखते हैं, लेकिन एक आर्गन मतलब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। जब ऑर्गेनल्स होते हैं तो जिससे जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। जो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल था वो था राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, दोनों में प्रेजेंट था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं था। तो और एक होता है कि एक एनिमल सेल होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, उससे बोलते हैं सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, हेल्प करता है हमारे सेल डिवीजन को हेल्प करता है। अब ये हो गया हमारा इतना। अब फिर अगला आता है कि जैसे सेल है तो ठीक है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंट है सेल, कैसे डिफरेंट है, तो उसको हमने क्या किया, उसके शेप और साइज एक्टिविटी के हिसाब से उसको अलग किया। तो
सेल डिफिनेट, सेल डिफाइन करते हैं, सेल शेप, साइज एंड एक्टिविटीज। साइज और एक्टिविटी हिसाब से हमने सेल को डिफाइन किया। अब हमने एक तरफ लिख देते हैं क्या कि कौन कौन से सेल होते हैं और क्या इसका डायमीटर होता है। तो हमने देखा कि फर्स्ट था क्या कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसका डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ये होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। फिर सेकंड आता है बैक्टीरिया। सेकंड आता है बैक्टीरिया जिसका डायमीटर होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। हमारा ये बैक्टीरिया हो गया। फिर अगला एक आता है सबसे लार्जेस्ट और एक लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का। जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। और फिर सेकंड आता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल होता है वो नर्व सेल होता है। नर्व सेल होता है। फिर एक आता है हमारा जो ह्यूमन आरबीसी होता है, ह्यूमन आरबीसी। इसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर। तो ये सब मतलब सेल को डिफरेंशिएट किया, डिफाइन किए क्या होता है। तो हमने देखा कि जो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है और उसके बाद क्या कहते हैं उसका डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोमीटर। फिर बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का डायमीटर जो होता था वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। फिर हमारा एक लार्जेस्ट सेल आता है, लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच होता है। फिर सेकंड आता है लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल को हम नर्व सेल करते हैं। और ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है सो में आता है 7 माइक्रोमीटर होता है। ये हमारा हो गया